सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज क्रैश कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं विलियन चैप्टर क्लास 12th का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कर लेंगे और अगर हम इनको कर पाते हैं तो 90+ स्कोर हमारा फिक्स हो जाता है। तो देखते हैं कौन सा टॉपिक है। सबसे पहले इसमें आता है विलेन में दो तरह के विलेन होते हैं, आदर्श विलेन और अनादर्श विलेन। ये दोनों क्या होते हैं, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, या तो डिफाइन करने को बोलेगा या फिर इनके बीच का डिफरेंस बोलेगा। डिफाइन करने को बोलेगा तो सबको एक में मिला के लिख देना है और अलग अलग डिफरेंस पूछेगा तो पॉइंट वाइज करके लिख देना है। तो बहुत ही अच्छे से इसको हम समझेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलेन क्या होते हैं। तो आदर्श विलेन में सबसे पहली लाइन आती है कि जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब राउल्ट का नियम क्या होता है ये जानना होगा। इससे भी क्वेश्चन आता है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है समझाने के लिए कि हमको अवाष्पशील विलेय लेना है एक विलेन में। विलेन में क्या होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय। विलेन दो चीज़ों से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। तो विलेन में अवाष्पशील विलेय होना चाहिए और विलायक होना चाहिए। अब अगर जो ये है अवाष्पशील विलेय है और विलायक है, अगर इस विलेन को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये तो वाष्पशील है नहीं, विलेय जो है वो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या कन्वर्ट होगा, विलायक। और विलायक के अणु जब वाष्प में कन्वर्ट होंगे तो जिस जार में रखा गया होगा विलायक के अणु जा जाके उसे टकराएंगे और टकराएंगे तो क्या क्रिएट होता है, वाष्प दाब, प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो सिर्फ विलायक के अणु ही गैस में चेंज होंगे वाष्प में और जाके और वॉल के कंटेनर पे टकराएंगे और टकराने से वाष्प दाब क्रिएट होगा। तो यही बोलते हैं ये कि जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज मतलब कि विलायक का मोल कितना है उस विलेन में, इसको मेजर करने का एक तरीका होता है मोल प्रभाज। तो बस ये समझ लो कि मोल प्रभाज मतलब क्या, कि कितने मोल हैं विलायक के उस विलेन में। तो यहाँ पे देखो कि जितने ज़्यादा विलायक के मोल होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इसका प्रेशर होगा, क्योंकि विलायक के मोल वाष्प में बदलेंगे और वाष्प में जाके और कंटेनर के वॉल पे जो दीवार होगी जिसमें ये बंद होंगे वहाँ पे जाके प्रेशर अप्लाई करेंगे, टकराएंगे। तो ये रहा राउल्ट का नियम कि सिर्फ विलायक का ही जो मोल प्रभाज होता है वो वाष्प दाब के समानुपाती होता है। अच्छा, तो ये देखो इसमें ऐसा क्या होता है। तो इसमें जो आदर्श विलेन होते हैं उनमें सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, विलायक। लेकिन ये जो होता है अनादर्श विलेन, ये किसी भी तरह से इस नियम को पालन नहीं करते। कभी कभी इसमें विलेय भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है प्रेशर के लिए, वॉल पे क्रिएट करने के लिए। तो ऐसा समझ में आ रही है बात कि इसमें सिर्फ अगर विलायक रहता है तो हर एक ताप पे, सांद्रण पे सिर्फ विलायक का ही मोल प्रभाज इस पे डिपेंड करता है प्रेशर के लिए, यही उत्तरदायी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, विलेय का भी कभी कभी हो जाता है, इसलिए राउल्ट के नियम का फॉलो नहीं करता ऐसा। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा तीसरा जानने से पहले एक चौथा पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तब जाके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, इसको पढ़ेंगे हम कि विलेय और विलायक के कणों के बीच, अगर हमने विलेय को बोला, विलेय को बी से रिप्रेजेंट किया विलेय के कण को, और विलायक के कण को ए से रिप्रेजेंट किया, तो क्या बोल रहा है कि विलेय और विलायक के कणों के बीच लगने वाला बल, विलेय और विलायक एक दूसरे से घुलते हैं तो इनके बीच एक बल लगता है, फोर्स, जिसको हम AB बोलेंगे, FAB। अच्छा, विलेय व विलायक के बीच के कणों के बीच लगने वाला बल विलायक और विलेय के अणुओं के बीच लगने वाले बल के बराबर होता है। ध्यान दो, आगे विलेय अलग अलग थे, BB, विलेय के दो कण थे, इनके बीच जो फोर्स लगता था इसका नाम FBB था। विलायक ले लेते हैं, FA, तो इनके बीच जो फोर्स लगता था FAA था। अच्छा, इनके दो अणुओं के बीच फोर्स लगता था जब अकेले थे तो विलेय, और विलायक भी अकेले थे तो इनके दो अणुओं के बीच इसलिए चिपके होते थे। लेकिन दोनों को घोल दिया गया तो विलेय और विलायक आपस में घुल गए और इनके बीच जो फोर्स लगने लगा FAB। ठीक है, ये जब इक्वल होता है, ध्यान दो, ये तीनों जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, जब विलेय और विलायक को आपस में घोलेंगे तो कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि ये विलेय और विलायक के बीच जो लगने वाला अणुओं का बल होता है, हम देखते हैं कि जब विलायक
जब विलायक अकेले था और विलेय अकेले था तो दोनों के अणुओं के बीच जितना बल लग रहा था उतना ही ये उसके इक्वल है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसा अगर कंडीशन हमको मिलता है तो देखो, अगर बल ही हमको समान मिल गया दो अणुओं के बीच, विलायक अकेले था विलेय अकेले था तब, और जब दोनों एक साथ मिलाए गए तब, हर कंडीशन में जब बल समान होता है तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बल के बराबर होता है। इस वाले अनादर्श विलयन में ये बल बराबर आपस में नहीं होता, अलग अलग हो जाता है, इसलिए इसमें वॉल्यूम चेंज होता है, इसमें आयतन चेंज नहीं होता, आयतन चेंज 0 होता है। समझ में आ रही बात? इसलिए अब ध्यान दो कि अगर बल चेंज होता है तो इसको जोड़ने वाली ऊर्जा भी कुछ बाहर निकलेगी या कुछ अंदर आएगी, बल चेंज होगा तो। अभी हम देखेंगे इस अनादर्श विलयन में दो तरह के विलयन होंगे, जिसमें ऊर्जा बाहर निकलेगी किसी में अंदर आएगी। तो ध्यान दो, इसमें तो अगर बल चेंज नहीं होता, बल एक ही रहता है, तो ना ऊर्जा बाहर निकलेगी ना ही अंदर आएगी, क्योंकि बल तो सेम है। बल अगर अलग अलग होंगे तब जाके क्या होगा, बल में कोई चेंजेज होंगे तब जाके एनर्जी में भी चेंजेज होंगे। तो ये हमारे 4 तरह के डिफरेंस हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। राउल के नियम का फॉलो नहीं करता, ये करता है। इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी मतलब ऊर्जा, तो इसमें चेंज होता है, इसमें चेंज नहीं होता। इसमें आयतन चेंज नहीं होता, इसमें आयतन चेंज होता है। मेन रीजन क्या था कि इनके बीच का जो लगने वाला बल था, जो विलायक और विलेय अणुओं के बीच लगने वाला जो बल था घोलने के बाद, वो विलेय और विलायक जब अकेले रहते थे उनके बीच लगने वाले बल के बराबर होता था, इसमें नहीं होता था। ये इसका सबसे सिंप्लीफाइड रीजन है। अभी हमने अनादर्श विलयन को देखा था, जिसमें देखा था कि वो राउल के नियम का पालन नहीं करता। अब अनादर्श विलयन के 2 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें धनात्मक विचलन देखने को मिलता है और ऋणात्मक विचलन, दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलायक के अणु को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 विलायक के अणु हैं ए और ए। अब ध्यान दो, बी और बी विलेय के अणु हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं आपस में घुलते हैं तो ए विलायक और बी विलेय दोनों आपस में चिपक जाते हैं, विलायक और विलेय के अणु। यहाँ पे देखो ध्यान से देखेंगे कि ये विलायक और विलायक के अणु और विलेय के अणु के बीच एक बल लगता है, जिसको बोलते हैं एफ ए अगर विलायक का हो, और इसका नाम दे देते हैं FBB, और इसका नाम FAB। अच्छा, यही से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दोनों का डिफरेंस ध्यान से देखना। तो अगर 2 विलायक के अणु हैं या 2 विलेय के अणु हैं, ये आपस में अगर जोर से चिपके हैं, बहुत जोर से चिपके हैं, इनके बीच का जो बल लग रहा है, अभी मान लो कि 2 न्यूटन लग रहा है, इसके भी और इसके भी अणुओं के बीच। लेकिन जैसे ही इनको हम इसके आपस में घोलते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपस में दोनों चिपक गए, एक विलायक का एक विलेय का। लेकिन अब इनके बीच का जो फोर्स हो गया वो कम हो गया, 1 न्यूटन। जैसे ही फोर्स कम हो गया, कम फोर्स से ये चिपके तो थोड़ा दूर दूर ही रह जाएंगे। पहले ज़्यादा फोर्स था तो पास थे, लेकिन अभी देखो कम फोर्स हो गया तो ये थोड़ा दूर दूर हो गए। थोड़ा दूर दूर हो गए तो क्या बढ़ गया? आयतन बढ़ गया। तो ध्यान दो, ये कंडीशन कब होती है? धनात्मक विचलन में। धनात्मक विचलन में इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि जब भी विलयन बनता है तो इसमें अणुओं का अंतर आणविक बल कम हो जाता है। अंतर आणविक बल कम हो गया। इसमें क्या हो जाता है? अंतर आणविक बल बढ़ जाता है। पहले 2 न्यूटन था दोनों के बीच का बल, अब 3 न्यूटन हो गया। 3 न्यूटन हो गया तो आयतन, बल जैसे ही बढ़ा तो खींच लिए जोर से, आयतन कम हो गया, ऐसा। तो यहाँ पे देखो विलयन के अणुओं का अंतर आणविक बल कम हो जाता है पहले कंडीशन में, ठीक है। जैसे ही कम हो जाता है तो ये ध्यान दो कि इसके विलयन का जो आयतन घटकों के कुल आयतन से अधिक होता है। जैसे ही बल कम हो गया तो ये थोड़ा दूर दूर से चिपकेंगे। पहले बहुत पास पास चिपकते थे विलेय और विलायक थे, तो अब विलेय अलग था विलायक अलग था तो पास पास थे। लेकिन दोनों जुड़ने के बाद फोर्स कम हो गया तो थोड़ा बड़े आयतन में फैले रहेंगे। इनके बीच का फोर्स कम होगा तो दूर दूर होके चिपके रहेंगे। तो आयतन इसमें अधिक हो जाता है, इसलिए आयतन को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। अब ध्यान दो, इसके बनने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक चीज कि इनका आयतन बढ़ जाता है तो ज़्यादा जगह लेता है, इसलिए ये ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है बनने के टाइम पे। तो ऊष्मा क्या हो जाती है इसमें? पॉजिटिव। ऊष्मा को ये खींचता है। अब ध्यान दो
कि जो विलेन और विलायक, विलेय और विलायक अणुओं के बीच का फोर्स कम है, तो ये जाके और जो जिस जार में रखे गए होंगे वहाँ पे उसके जो अणु होंगे गैस अवस्था में, वो जाके और वहाँ पे टकराएंगे उसके जार के जो वॉल्स होंगे, जो दीवार होगा। तो यहाँ पे इनके बीच का फोर्स कम है, इसलिए ज़्यादा फ्री है घूमने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि वाष्प दाब अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। जो पहले का वाष्प दाब था जब अकेले अकेले थे, उससे जो अभी का वाष्प दाब देखा गया वो ज़्यादा था, क्योंकि इनके बीच का फोर्स कम था और ज़्यादा फ्री थे मूवमेंट करने के लिए। अच्छा, इसमें सेम इसका उल्टा, यहाँ पे फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। पहले 2 न्यूटन था, बाद में कितना हो गया इन दोनों के बीच का फोर्स, 3 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे देखो विलेन का जो आयतन है वो कम हो गया, पास आ गया। इसके बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है, ये बहुत पास आ जाते हैं तो ऊष्मा को कुछ रिलीज करते हैं पास आने के लिए, ऐसा तो ऊष्मा मुक्त करते हैं। इसका जो अपेक्षित वाष्प दाब है कम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत पास आके चिपके होते हैं, तो ये दोनों अणु एक दूसरे से दूर जाके मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। ये बात समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल हमने देखा CH3COCH3, एसीटोन यहाँ पे हमको मिल गया, और यहाँ पे देखो CH2 कार्बन सल्फाइड, दोनों को मिलाओ तो ये इसका उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, वाटर और HCl। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। क्रैश कोर्स के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।